गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स में यूनिट सेकंड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम या मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने यूनिट 1 में गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा था। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस में अणु सभी संभव दिशा में निरंतर अनियमित गति करते हैं। ये अणु गति के दौरान परस्पर और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। चूँकि अणुओं की गति के बीच में वो बर्तनों की दीवारों से और आपस में भी टकरा रहे हैं, इसकी वजह से प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप अणु की गति की दिशा एवं चाल बदल जाती है। टकराने से अणु की गति की दिशा भी बदलेगी और अणु की चाल भी बदलेगी। चूँकि उसकी गति की दिशा और चाल दोनों बदल रही है, अतः हम ये कह सकते हैं कि अणु का वेग बदल जाता है। इस प्रकार किसी भी क्षण गैस की किसी भी संभव वेग के अणु मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि चूंकि हर टक्कर के बाद अणु का वेग बदल रहा है, तो अगर हम किसी भी क्षण गैस के अणुओं को देखें तो उसमें सभी संभव वेग के अणु मिल सकते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने अणुओं में वेग वितरण के लिए एक सांख्यिकीय नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने ये कहा, उस सांख्यिकीय नियम को प्रतिपादित करते समय उन्होंने ये माना कि गैस के अणुओं का वेग -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। उनका सेकंड अजम्पशन था, गैस के संपूर्ण आयतन के प्रत्येक अवयव में किसी भी क्षण एकांक आयतन में अणुओं की संख्या औसत रूप से समान रहती है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने गैस के अणुओं के वेग के वितरण को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सांख्यिकी नियम दिया, और उस सांख्यिकी नियम को देने में उनके जो अजम्पशंस थे उसमें से फर्स्ट अजम्पशन था गैस के अणुओं का वेग -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। गैस का जो संपूर्ण आयतन है उसको अगर हम छोटे छोटे अवयव में बांट लें तो प्रत्येक अवयव में किसी भी क्षण प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या औसत रूप से समान रहती है। थर्ड उनका अजम्पशन था, प्रत्येक आयतन अवयव में अणुओं के वेग सभी संभव परिमाण के तथा सभी संभव दिशाओं में होते हैं, जो एक निश्चित नियमानुसार वितरित रहते हैं। उन्होंने ये माना कि हमने जो गैस का संपूर्ण आयतन है उसको छोटे छोटे आयतन अवयव ने भाग लिया है, तो उसमें अगर हम प्रत्येक आयतन अवयव की बात करें तो प्रत्येक आयतन अवयव में अणुओं के वेग सभी संभव परिमाण के और सभी संभव दिशाओं के होते हैं, और वो एक निश्चित नियम को फॉलो करते हैं। यह वितरण न तो उस आयतन अवयव की स्थिति पर निर्भर करता है और न ही इस वितरण में अणुओं की टक्कर का कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अणुगति सिद्धांत का अजम्पशन ही यही है कि अणुओं के वेग लगातार गति में रहते हैं, अणु लगातार गति करते हैं और उसके फलस्वरूप उनकी आपस में टक्कर होती है। इस वितरण नियम का फोर्थ अजम्पशन था, स्थायी दशा में एक नियत ताप पर गैस की विभिन्न परासों में अणुओं की संख्या नियत रहती है, यद्यपि अलग अलग अकेले अणु का वेग बदल सकता है। उन्होंने चौथा अजम्पशन माना था कि जब उसकी स्थायी दशा आ जाती है तो किसी भी स्थायी दशा में किसी एक नियत ताप पर वेग की विभिन्न परासों में अणुओं की संख्या नियत रहती है, अर्थात यद्यपि अलग अलग अकेले अणु का वेग बदल सकता है। इसको डिराइव करने के लिए माना कि परम ताप T पर एक बर्तन में आदर्श गैस भरी हुई है और गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, जिसको कि हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। एक अणु जिसकी किसी क्षण चाल c है के क्रमशः x, y और z दिशा के वेग घटक हम vx, vy और vz मान लेते हैं। हमने ये माना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वितरण नियम निकालने के लिए हमने ये माना कि परम ताप T पर एक बर्तन में आदर्श गैस भरी हुई है और गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है।
उनमें से हमने किसी एक अणु को माना है जिसकी किसी क्षण चाल c है और x, y, z दिशा में उसके घटक क्रमशः vx, vy और vz है। तो हम लिख सकते हैं vx² प्लस vy² प्लस vz² इज इक्वल टू c²। मान लीजिए यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब वितरण नियम निकालने के लिए हमें उन अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है जिनके x, y तथा z दिशा में वेग घटक क्रमशः vx व vx प्लस dvx, vy व vy प्लस dvy तथा vz व vz प्लस dvz के बीच में हो। हमने एक छोटा सा अंतराल लिया है जिसमें कि x अक्ष की दिशा का डिफरेंस dvx लिया है, y अक्ष में dvy और z अक्ष की दिशा में dvz। इसके लिए हम वेग आकाश लेते हैं जिसमें vx, vy और vz क्रमशः 3 समकोणिक अक्ष है। हम वेलोसिटी स्पेस का कंसेप्ट ले रहे हैं जिसमें कि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस x, y, z न होके dvx, dvy और dvz होती है। इस आकाश में भिन्न भिन्न अणुओं के वेग भिन्न भिन्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर बिंदु किसी भी अणु का पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से वेग आकाश या वेलोसिटी स्पेस में कोई भी पॉइंट उसके वेग के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमने वेग आकाश लिया है जो कि हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस vx, vy और vz है। माना कि बिंदु P द्वारा वह अणु व्यक्त है जिसकी कि चाल c है, अर्थात चाल c है अर्थात उसके वेग घटक क्रमशः vx, vy और vz है। वे सभी अणु जिनके वेग घटक क्रमशः या जिसके वेग घटक वेलोसिटी रेंज vx और vx प्लस dvx, vy और vy प्लस dvy, vz और vz प्लस dvz में है, उसको हम एक घनाभ द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसकी भुजाएं क्रमशः dvx, dvy और dvz है, जो कि हमने पिछले डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। माना वेग परास vx व vx प्लस dvx के बीच गैस के अणुओं की संख्या n f of vx dvx है, जहाँ f of vx vx का कोई फलन है। इसी प्रकार वेग परास vy और vy प्लस dvy के बीच में गैस के अणुओं की संख्या n f of vy dvy है और वेग परास vz व vz प्लस dvz के बीच में अणुओं की संख्या n f of vz dvz है। अतः वेग घटक vx व vx प्लस dvx, vy व vy प्लस dvy, vz व vz प्लस dvz के बीच में अगर हम अणुओं की संख्या लिखें तो वो हमारे पास आएगी dn इज इक्वल टू n f of vx, f of vy, f of vz, dvx, dvy और dvz। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। अणु जिनके वेग घटक vx, vy और vz है, जिसकी चाल हमने मानी थी c है, अतः हम मान सकते हैं f of vx, f of vy एंड f of vz इज इक्वल टू f of c। अब नियत चाल के लिए कंडीशन होगी d f of vx, f of vy, f of vz इज इक्वल टू d f of c इज इक्वल टू 0, क्योंकि चाल नियत है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी, चूँकि वहाँ पर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, 2 कांस्टेंट रहे, तो हमारे पास आ जाएगा f डैश vx dvx और f of vy, f of vz कॉमन कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से सेकंड टर्म के लिए जब हम सेकंड फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे f डैश vy d of vy और फर्स्ट और थर्ड टर्म f of vx, f of vz कांस्टेंट रहेंगे, प्लस थर्ड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश vz d of vz आएगा और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म f of vx और f of vy कांस्टेंट रहेगा। वहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में है f of c, वो कांस्टेंट है क्योंकि चाल नियत है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। इस ऊपर वाले इक्वेशन में
एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई और एफ ऑफ वी जेड का हम भाग देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब हम फर्स्ट टर्म को एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई और एफ ऑफ वी जेड से डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ वी वाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, एफ ऑफ वी जेड ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एफ डैश वी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी एक्स और हमारे पास बचेगा डी ऑफ वी एक्स। इसी तरह से सेकेंड टर्म में हमारे पास आएगा एफ डैश वी वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी वाई डी वी वाई। थर्ड टर्म में हमारे पास आ जाएगा एफ डैश वी जेड एफ ऑफ वी जेड डी वी जेड इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। चूँकि हमारे पास है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इस टर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2c dc इज इक्वल टू 2vx dvx प्लस 2vy dvy प्लस 2vz dvz। दोनों साइड में 2 कैंसिल हो जाएगा और चूंकि नियत चाल है तो dc इज इक्वल टू 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 0 इज इक्वल टू वी एक्स डी वी एक्स प्लस वी वाई डी वी वाई प्लस वी जेड डी वी जेड। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इक्वेशन 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उसको इक्वेशन 1 में ऐड कर देते हैं, तो डी वी एक्स की टर्म्स आपस में ऐड हो जाएगी, डी वी वाई की टर्म्स ऐड हो जाएगी और डी वी जेड की टर्म्स ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी एफ डैश वी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी एक्स प्लस बीटा वी एक्स और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डी वी एक्स। इसी तरह से सेकेंड टर्म में हमारे पास आएगा एफ डैश वी वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी वाई प्लस बीटा वी वाई एंड डी वी वाई प्लस एफ डैश वी जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी जेड प्लस बीटा वी जेड, फिर आएगा हमारे पास डी वी जेड इज इक्वल टू 0। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास आई है इसमें प्रत्येक पद दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, अतः प्रत्येक पद अलग अलग शून्य होना चाहिए। चूँकि डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड शून्य नहीं है इसलिए जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास टर्म्स हैं वो 0 होगी। तो जब हम फर्स्ट टर्म को 0 करते हैं तो हमारे पास आएगा एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ ऑफ वी एक्स प्लस बीटा वी एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म में हमारे पास आएगा एफ डैश वी वाई अपॉन एफ ऑफ वी वाई प्लस बीटा वी वाई इज इक्वल टू 0 और थर्ड टर्म से हमारे पास आएगा एफ डैश वी जेड अपॉन एफ ऑफ वी जेड प्लस बीटा वी जेड इज इक्वल टू 0। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ ऑफ वी एक्स प्लस बीटा वी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास बचेगा लॉग विद द नेचुरल बेस एफ ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू -1/2 बीटा वी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा लॉग ए विद द नेचुरल बेस। इसको अगर हम एंटी लॉग लेके एफ ऑफ वी एक्स निकालें तो एफ ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली जब हम सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा लॉग एफ ऑफ वी वाई विद द नेचुरल बेस इज इक्वल टू -1/2 बीटा वी वाई स्क्वायर प्लस लॉग ए विद द नेचुरल बेस। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एफ ऑफ वी वाई इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस बीटा वी वाई स्क्वायर अपॉन 2। और सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉग एफ ऑफ वी जेड विद द नेचुरल बेस इज इक्वल टू -1/2 बीटा वी जेड स्क्वायर प्लस लॉग ए विद द नेचुरल बेस। इससे अगर हम एफ ऑफ वी जेड निकालते हैं तो वो हमें मिलेगा ए ई रेज टू द पावर माइनस बीटा वी जेड स्क्वायर बाय 2।
अब हमारे पास एफ ऑफ वी एक्स आ गया, एफ ऑफ वी वाई आ गया और एफ ऑफ वी जेड आ गया। जब हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई एंड एफ ऑफ वी जेड इज इक्वल टू, तीनों टर्म्स में हमारे पास ए है तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा और हमारे पास मिलेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चूँकि बीटा एक कांस्टेंट था, हम उस बीटा बाय 2 हमारे पास आ रहा है, बीटा बाय 2 को हम एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं। मान लीजिए हमने उसको b मान लिया। ये सब्स्टिट्यूशन जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई, एफ ऑफ वी जेड इज इक्वल टू ए क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई और एफ ऑफ वी जेड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाएगा डी एन इज इक्वल टू एन ए क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालने के लिए अब सबसे पहले हमें कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालनी है और वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।